आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विंध्य प्रेजेंट्स विंध्य की कचहरी। विंध्य की कचहरी स्पॉन्सर बाय साक्षी शिक्षण संस्थान बढ़ौरा, पावर्ड बाय प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सीधी, को पावर्ड बाय हम लोग फैमिली शॉप, गांधी चौक सीधी, राधिका आर्ट प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लेक्स, मध्यांचल बैंक के सामने सीधी। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। विंध्य की कचहरी में आप सभी का अभिनंदन है। और आज जैसा कि हमारी परंपरा है, समाज के उन तमाम ऐसी अव्यवस्थाओं पर बात करें, ऐसे मुद्दों पर बात करें जो हमारी आवश्यकता है, जो समाज की आवश्यकता है, जो इस देश को एक नई दिशा और दशा की ओर लेकर चलता है। और ऐसे में हमारे देश में कई ब्राह्मण संगठन हैं। बात होती है ब्राह्मणत्व की, बात होती है सनातन की, बात होती है धर्म के संप्रदाय की। ऐसे में आज हमारे बीच, आज हमारे साथ विंध्य की कचहरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हमारे बीच में आदरणीय श्री कुलदीप भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्री कुलदीप भारद्वाज जी का। और विंध्य की कचहरी में आज निर्णायक की भूमिका पर आज के जज, आज के निर्णायक वरिष्ठ शिक्षाविद हमारे बीच में हैं संजय मिश्रा जी। हम अभिनंदन करेंगे संजय मिश्रा जी। सवालात और इल्जामात का सिलसिला जारी हो, उससे पूर्व आज के निर्णायक, आज के जज संजय मिश्रा जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज के कार्यवाही की शुरुआत की इजाज़त दी जाए। आज की कार्यवाही यहीं से शुरू होती है और सबसे पहला जो इल्ज़ाम लगा है, आप विंध्य क्षेत्र पर हैं, सीधी जिले पर हैं। और सीधी जिले का एक बड़ा मामला जो राष्ट्रीय स्तर पर गया था वो था मूत्रकांड। उसी से हम शुरुआत करते हैं। आप पिछले दिनों आए थे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आपने गधे के ऊपर कलेक्टर लिख के ज्ञापन सौंपा था। उस आरोप पर हम टिप्पणी जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, आरोप मुझ पर लगा रहे हैं गधे को माला पहनाने का, लिखने का, या पेशाब कांड के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, हम पहले आरोप ये लगाएंगे कि आपने गधे पर कलेक्टर लिखा, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि मैंने गधे के ऊपर या गधे की तस्वीर के ऊपर कलेक्टर नहीं लिखा। आप कहीं से भी सिद्ध कर लीजिए, और लिखने वाले कोई लोग दूसरे थे, मैं तो भीड़ में बहुत आगे था जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो भी कुछ एक तथाकथित कांड हुआ, एक आरोपी के परिवार के, मतलब बल्कि चाचा ताऊओं के यहाँ पर बिना किसी न्यायिक आदेश के जो एक बुलडोजर चला दिया गया, उसका विरोध था। खाली राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस चीज़ का विरोध हुआ जी। उसके लिए हमने जब देखा कि ठीक है, छोटे मोटे स्तर पर तो हुआ, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जब हम कहते हैं कि भक्ति एवं शक्ति के प्रतीक, शास्त्र से शस्त्र तक में निपुण श्री भगवान परशुराम जी, तो संघर्ष भी कहीं ना कहीं आता है। तब उसके जब कोई सामने नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, राजनीतिक, मैं कहूँ जातिगत विद्वेष की भावना से जो उस परिवार के ऊपर कार्यवाही की गई, जब हम आए, एक कलेक्टर किस लिए होता है? आपने कोई एग्ज़ाम पास अगर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही चलाएंगे। हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग थे, और जब ज्ञापन सौंपा जा रहा था उस रासुका के अगेंस्ट, एक व्यक्ति का वीडियो 3 वर्ष पुराना, लगभग 3 वर्ष पुराना वायरल किया जाता है। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 वर्ष में उस व्यक्ति ने ऐसा क्या कुकृत्य किया था कि जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया? पर चलिए, आपने राजनीतिक दबाव में किसी भी रूप में लगा दिया। तो जब हमारा अधिकार है विरोध करना, हमारा अधिकार है ज्ञापन सौंपना, अब वह हजारों की तादाद में 1.5-2 घंटे से आदमी खड़ा हुआ और आप निकल कर नहीं आ रहे हैं, फिर अंदर भी गए तो वहाँ भी आप नखरे दिखा रहे हैं। तब एक चीज़ आई कि भाई छोड़ दीजिए, जब आपके इतने नखरे हैं, आप हमारे कारण ही तो कलेक्टर है ना, हमारी जो बातें हैं उनको आगे तक पहुँचाने के लिए ना आपका भी कर्तव्य बनता है। जब वो नहीं किया, तब एक शब्द आया कि भाई ठीक है, इनको नहीं देंगे, चाहे गधे को दे दें। तब उस शहर के अंदर गधा खोजा गया, वहाँ फिर भी वो नहीं था, वो नहीं मिला, तो तब लाकर वो एक उनकी तस्वीर चिपकाई गई। और ना जाने किसी से वीडियो होंगी, पुलिस के लोग भी वहाँ पर कैमरा चलाए हुए थे, बाकी मीडिया भी थे, वो देखे किसने लिखा है और मैं स्वयं कितना दूर हूँ। हम फिर कहते हैं वो जो कलेक्टर शब्द वहाँ पर लिखा गया, उसके हम समर्थन करना दूर है, हम निंदा करते हैं, लेकिन जिसने भी लिखा पूरे मिलाकर, तब उसको प्रतीक मानकर, कलेक्टर नहीं लिखना था लेकिन गधे को प्रतीक मान पर वहाँ पर फिर वो ज्ञापन सौंपा गया। आप नहीं आएंगे तो मेरे सब्र की भी तो कोई सीमा होगी ना साहब।
मैं भी तो कम से कम सैकड़ों हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ना, भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ना। आपके ऊपर अगर सरकार का दबाव है तो मेरे ऊपर तो अनेकों हजारों, बल्कि अब आप ही ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर और मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की भावनाओं का दबाव होगा ना। अगर आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कहीं ना कहीं असफल रहते हैं तो आपके कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं आना पड़ेगा ना। जब आप कहीं गलत करते तो परशुराम जी को फरसा ऐसे ही थोड़ी उठाना पड़ा था। जब आप उनकी गैया ले गए आदि आदि जो कुछ भी किया उन्होंने कितनी बार क्षत्रिय से अर्थ, मैं यहाँ एक चीज़ और बोलने से पहले स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल क्षत्रिय से अर्थ कोई आज की जातिगत व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे उस समय डेफिनेटली क्षत्रियों के हाथ में राज था। बिल्कुल। आज भी हम जो विरोध करते हैं, कांग्रेस करे, बीजेपी करे, आम संगठन करें, सत्ता, वो कहते हैं जो सत्ता है, तो उन सत्ता पर जो बैठे हुए, आप उनको क्षत्रिय कहिए, आप कुछ भी कहिए, उन्होंने जब मतलब अति मचाई किसी चीज़ की, दुर्व्यवहार की, बाकी चीज़ों की, तब विरोध करना पड़ा। तो वही विरोध का मेरा अधिकार है, मुझे संविधान ने ये अधिकार दिया और उस संविधान के तहत मैं गया। कुल मिला के आपके प्रश्न का उत्तर जो है, वो जो गधा उस तस्वीर पर लिखा गया वो हमने बिल्कुल नहीं लिखा था। हाँ, उसके अलावा वो नहीं आए तो गधे को प्रतीक मानकर जिस प्रारूप पर आए थे, जिस परिप्रेक्ष्य पर आए थे, उस पर बात करते हैं, मूत्रकांड की बात करते हैं। रासुका लगाई गई, जैसा कि आपने कहा कितना बड़ा कौन सा अपराध था, लेकिन अगर कैमरे में कैद ना होती वो तस्वीर 2 साल पुरानी थी, 1 साल पुरानी थी, 3 साल पुरानी थी, उससे ज़्यादा ये मैटर रखता है कि अगर 3 वर्ष भी 2 वर्ष पहले भी अगर वो तस्वीर वीडियो फुटेज कैमरे पर कैद ना होता तो क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हमने कब मना किया? तो जो उसके बाद जो बुलडोजर की भूमिका हुई उसके अगेंस्ट आपका जो ब्राह्मण महासभा था वो उस समय कहाँ था जब बुलडोजर चलाया गया था, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कार्य हुई, उसके सहायता पर क्या कार्य हुई? देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ऐसा तो नहीं है जैसे कई बार कहा जाता है अपराध हो गया, हर आदमी के पीछे तो पुलिस वाला डंडा लेकर नहीं खड़ा होगा ना। तो राज के जिस समय भी वो कार्यवाही, उस समय तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नहीं थे ना। और कम से कम हम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हम तो दिल्ली से थे। मैं मानता हूँ कि जो हमारी स्थानीय, और आपको बता दूँ, हम भोपाल में ज्ञापन सौंप कर मुख्यमंत्री को ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के लिए हम वापस लौटे थे दिल्ली। वहाँ हमें जानकारी, और फिर हम उस दौरान ये देखना चाह रहे थे कि चलिए एक कलेक्टर साहब ने किसी के भी आदेश से, जिसके भी आदेश से आपने बुलडोजर चलाया जो कि गलत था, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के बिना आपने वहाँ पर चला दिया, लेकिन बावजूद उसके हम ये देखना चाह रहे थे कि इस अन्याय का विधानसभा में किसी के साथ यदि अन्याय होता है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले वहाँ के जो विधायक महोदय, वो किसी के साथ अन्याय होता तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा ये शपथ लेने वाले सांसद क्या कोई आवाज़ उठाते हैं? जब कोई नहीं उठाता ना, तब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को साहब वहाँ आना पड़ा। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता पर है, जो सनातन की बात करती है, ब्राह्मणत्व की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि करने वाले यहाँ पर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और तब किसी एक ब्राह्मण के घर ऐसी कार्यवाही हो जाती है। सवाल ब्राह्मण का नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ब्राह्मण कभी भी भेदभावी नहीं रहा। मैं संगठन से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं संगठन की भी बात करूँ, ठीक है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या? देखिए, मैं आज ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2/3 हिंदुस्तान के अंदर मैं घूमा हूँ, और मेरा ये मानना है कि आज भी हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति ब्राह्मण के पीछे चलने को तैयार है, बशर्ते ब्राह्मण अपने कर्तव्य को पहचाने। मैं सीना ठोक कर अगर ये कहूँ कि ये शास्त्र हमने लिखे, ये ग्रंथ हमने लिखे, समाज में अगर कोई कमी आई तो उसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज को लेनी पड़ेगी, पहली चीज। जी, दूसरी चीज, आपका प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न पर लौटा। मूल प्रश्न ये था कि सनातन की आपने कही, हाँ। सनातन वाली पार्टी। सर, आपके सवाल में एक जवाब तोड़ना चाहूँगा। आज इन्हीं के तथाकथित लोग, तथाकथित हिंदू, जो बहुत से लोग अपने आप को नहीं मानते, जब भी हिंदू से ज़्यादा मैं भी सनातन को मानता हूँ, सनातन की पक्षधर पार्टी के राज में केंद्र, जिसको आजकल ये बड़े गर्व से डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उन्हीं के राज में हमारे हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर चप्पलें मारी जाती हैं, राम जी कृष्ण जी की मूर्तियां जलाई जाती हैं, दुर्गा को वैश्या कहा जाता है, और इन्हीं के लोग, इन्हीं के वोट बैंक, और ऐसे ही लोगों को जो सनातन और ब्राह्मण और जो ब्रह्मा का मजाक उड़ाते हैं कि अगर मानस पुत्र ये थे वो थे तो इनको मासिक धर्म कहाँ से होता था, दुर्गा के लिए कुछ भी कहेंगे, सुदामा को निठल्ला बताएंगे, वो करोड़ों रुपए के पैकेज भोपाल से लेते हैं और ये उनको सम्मानित करते हैं। तो कहाँ ये सनातन के रक्षक है साहब? ये छद्म हिंदूवाद है इन लोगों का, और मैं बड़े क्लियर कर दूं, हम इस छद्म हिंदूवाद के विरोधी हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेरा संगठन नहीं है। एक चीज, हम लोग एक आरती पढ़ते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक पंक्ति आती है, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, आपकी इस बिंद की अदालत
की कचहरी के माध्यम से। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो एक आरती पढ़ते हैं ओम जय जगदीश हरि, उसमें एक पंक्ति आती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ये संगठन उन्हीं पंडित श्रद्धाराम जी फ्लावर पंजाब के हुए हो, उस आरती के रचयिता पंडित श्रद्धाराम जी के परिवार द्वारा आज़ादी से पूर्व की संस्था। हमें तो सेवा का मौका मिला है साहब, पर हमारा काम, हम ना बीजेपी के, ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना बसपा के, ना हिंदू दल के, ना बजरंग दल के, हम सनातन के हैं, हम राष्ट्र के हैं, हम मानवता के हैं। तो किसी के साथ प्रवेश शुक्ला ब्राह्मण था या गैर ब्राह्मण था, ठीक है, हम कहेंगे कि राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो। आप प्रवेश शुक्ला आरोपी है ना, अभी अपराधी नहीं है, आरोपी है। एक चीज, आप उसको दंडित कीजिए, आपको जो सजा देनी दीजिए, लेकिन पैरेलली अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पुनः आपकी कचहरी के माध्यम से मांग करती है, और सम्मानित जज साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जज साहब भी इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक स्थल के ऊपर शराब पीना गुनाह है। अगर प्रवेश शुक्ला ने शराब पी हुई थी तो वहाँ पर वो दशमत रावत या जो भी उन सज्जन का नाम है उन्होंने भी की, जिनके ऊपर पेशाब किया। हम कह रहे हैं हम उसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकते, उसके बिल्कुल घोर निंदा करते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए था किसी भी व्यक्ति के ऊपर। लेकिन यहाँ पर दो बातें आती हैं। पहली चीज, उस व्यक्ति ने भी सार्वजनिक स्थल पर शराब पी हुई थी, क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध आज तक एक भी केस दर्ज हुआ इस धारा के अंदर? नहीं हुआ। तो ये भेदभाव ही तो है ना। आपने वहाँ 5 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि जो SC/ST अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 से, वहाँ उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचती है, वहाँ पैसा देते 2.5 लाख करके 5 लाख। मान सम्मान तो उसके चाचाओं को भी ठेस पहुँची, वहाँ सरकार ने क्यों नहीं दी? शिवराज जी अपने निवास पर बुलाकर एक उस व्यक्ति की चरण वंदना करते हैं, चरण पखारते हैं जो शराब के नशे में था। आप इसके अंदर शराब को, इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं, वहाँ पर आपने क्यों नहीं केस दर्ज कराया? और मैं कहता हूँ प्रवेश शुक्ला पर आज तक केस दर्ज नहीं हुआ होगा, ठीक है, प्रवेश शुक्ला पर आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपने SC/ST एक्ट लगा दिया, फलाना लगा दिया, प्रवेश शुक्ला पर भी लगाइए। सार्वजनिक स्थल पर शराब, मैं कहीं भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। तो आप फिर आपसे, आप ही ने जो प्रश्न किया अभी उससे पहले, उस पर NS लगा 2, 2.5, 3 साल जितना भी पुराना वो वीडियो था, मुझे नहीं पता उसकी ऑथेंटिसिटी। लेकिन बावजूद इसके गौतम साहब प्रश्न ये उठता कि उस 1 साल या 3 साल के पीरियड के अंदर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या मैं कुकृत्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ किया कि जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। आपने NS लगा दिया, किससे ऑर्डर लाए भैया आप? अच्छा फिर चलिए, प्रवेश शुक्ला का मकान होता गिरा देते, चलो, क्योंकि आजकल तो बुलडोजर, भैया आजकल दिक्कत है ना, हम लोग मीडिया के लोग भी लिखते हैं फलाना, मतलब हम लोग आजकल उसको ग्लैमराइज करने लगे अपराध को कहीं ना कहीं। फिर वहाँ यूपी में चले बुलडोजर बाबा आ गए, तो बुलडोजर बाबा वो कहता है ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो माला में थोड़ा सा नशा है, जब कोई टाइटल मिलने लगता है तो सबका बड़ा अच्छा लगता है, नहीं कोई गैंगस्टर, कोई फलाना। आजकल वो क्या सिंघम बनाने लगे। क्या पुलिस वाले का किसी का काम सिंघम बनना है क्या? पुलिस में पहला शब्द होता है पीस अर्थात पोलाइट, पहला शब्द आप पोलाइट कहाँ रह गए? खैर, आप जब ग्लैमराइज करने लगते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ आपने NS लगा। उसके चाचाओं का क्या कसूर था जिसका आपने मकान तोड़ दिया? मुझे ये बताइए। वो छोटी सी 4 साल के बच्चे का क्या कसूर था जिसको आपने 8 घंटे तक थाने में बिठाए रखा? आप प्रवेश शुक्ला को अंदर कीजिए, जो आपने करना है कीजिए साहब। पीड़ा है इस बात की, और पीड़ा एक मानवता के नाते हमें कोई फर्क, कोई, हम अनेकों उदाहरण के ना देंगे जहाँ केवल ब्राह्मण के आधार पर नहीं, ये ब्राह्मण था इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर ये ब्राह्मण नहीं भी होता हम तब भी इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चलिए एक बात और करते हैं बिंद की, अभी हाल ही में रीवा में परशुराम मंदिर टूटा हुआ है, संगठन द्वारा क्या क्रियाविधि, क्या प्रतिक्रिया अपनाई गई? टूटा नहीं, वो मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पुरानी बात हो गई है, ठीक है जी, श्रीधर दुबे जी का जी। और मैं शायद बहुत से लोग छुपाते हो, लेकिन मैं कभी किसी चीज़ को छुपाता नहीं हूँ। जी जी। वो जब मेरे जिला अध्यक्ष थे, ये उस जमीन पर तब बना था। अनेकों लोगों ने आरोप लगाया था जी कि आपका जिला अध्यक्ष होने के बाद उस स्थान पर कब्जा किया गया, पर वहाँ मंदिर बना। उस समय बड़े प्रश्न उठे थे वहाँ पर। लेकिन गौतम साहब, सवाल ये कि परशुराम मंदिर टूटा, अगर वास्तविकता में आप मुझसे ज़्यादा, क्योंकि आप क्षेत्र की पकड़ मुझसे ज़्यादा रखते हैं इस क्षेत्र के अंदर, आपको भी मालूम है वो पॉलिटिकल राइवलरी वाला था, आज सब एक हो गए। मैं भी गया था जब वहाँ वो तोड़ा और कार्रवाई हुई,
और अब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, तो मुझसे क्या कहा गया और क्या कहलवाने या करवाने का प्रयास किया गया। मैं परशुराम जी के नाम पर तो गया, मंदिर के नाम पर तो मैं गया कि भाई परशुराम जी से डेफिनेटली भावनाएं जुड़ी होती हैं, बिल्कुल जुड़ी होती हैं। और मैं आपको चैनल के माध्यम से एक संदेश और दे दूँ जी, हम लोग खाली परशुराम जी नहीं, वामन अवतार थे, वो तो छठे अवतार थे ना, पांचवें में तो अंश अवतार थे वामन भगवान। अभी उनकी आ रही है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को। और परशुराम जी का एक संदेश, और लोग हम पर जातिगत होने का भेदभाव लगाते हैं। परशुराम जी तो दो, अगर आज की बात करूं तो दो समुदायों को जोड़ने का, क्योंकि माता रेणुका जो थी वो क्षत्रिय वंशज थी, तो हम तो सब वहाँ के भी हो गए, क्षत्रियों के भी हो गए। हम लोग ये मानते हैं ना, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सा हट रहा हूँ, बिल्कुल से आपके सम्मानित कार्यक्रम का मैं भी थोड़ा सा लाभ लेना चाहता हूं। निश्चित। उसके तहत ये है कि हम लोग कहते हैं ये ब्राह्मण है, ऐसे मानते हैं ना इस क्षेत्र को, ये क्षत्रिय का हिस्सा है, ये वैश्य का हिस्सा है, ये शूद्र का हिस्सा है। और वो लोग जो हम पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं, उनके लिए कहना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, पहला चरण वंदना, अरे हम चाहते अगर हम लिखते तो मस्तक वंदना शब्द भी लिख सकते थे, लेकिन चरण वंदना तो हमने भेदभाव किया कहाँ है महाराज। तो वो जो टूटा गलत टूटा, लेकिन क्योंकि अतिक्रमण, मंदिर के बहाने कई लोग धर्म के बहाने उद्दंडता जो फैलाते हैं, मंदिर के बहाने अगर आप अनऑथराइज कब्जे और राजनीतिक रूप से कुछ भोले भाले लोगों को घसीटना चाहोगे, तो उसके समर्थन में मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कहीं नहीं है। परशुराम मंदिर को इतना भी नहीं छुआ गया, आपने भी निरीक्षण किया होगा। उसके आसपास की जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, जो बाकी नाम आपको भी पता है ना, मैं 4x4 की दुकान जरूर लेता हूँ, आप दिल्ली या कहीं भी आ जाइए, लेकिन उससे आगे 12-15 फुट की जगह मैं घेरे होता हूँ। वह फिर उसके बाद गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, मैं चिकन भी बेच रहा होता हूँ, मैं गोलगप्पे भी बेच रहा होता हूँ, व्हाट्सएवर जो कुछ है। तो वो परशुराम मंदिर को किसी ने नहीं छुआ, बाकी की चीज़ों को छुआ। और वो राजनीतिक, आपसी राजनीतिक राइवलरी थी, पॉलिटिकल राइवलरी थी। और बदकिस्मती से जो मेरी जानकारी आई है, मैं गलत हो सकता हूँ, एक ही राजनीतिक दल की थी। क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना हिंदुत्व, फिर यहाँ ब्राह्मण है तो ब्राह्मणवाद के नाम पे मैं भी ब्राह्मण समझेंगे नहीं, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर अगर खाली होते तो इस प्रकार की कब्जे, इस प्रकार की सिर फुटबल ना की जाती। आज क्योंकि श्रीधर दुबे जी इस दुनिया में नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उस बात के ऊपर कोई और टिप्पणी की। चलिए हम एक बात और करेंगे। आप इस दौरे पर आए हैं सीधी ज़िले के, और सीधी ज़िले में आप गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए थे। तो दिल्ली से जो हमारे देश का केंद्र है, वहाँ से आप सीधी एक जो ग्रामीण अंचल माना जाता है, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, पिछड़ा जिला माना जाता है, ऐसे में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं विधायक और सांसद की। सवाल दो खड़े होते हैं यहाँ से। संगठन आपका ज़िले में कमज़ोर है, जो आपको देश से यानी कि राष्ट्रीय से स्तर से यहाँ पर आना पड़ा, बिल्कुल पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी क्रियाविधि हुई कि आपको विधायक और सांसद के खिलाफ गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाना पड़ा? जी बिल्कुल, आपने प्रश्न कहा आपकी जो क्षेत्रीय यूनिट या जिला यूनिट कमज़ोर है, बिल्कुल स्वीकारता हूँ कमज़ोर है जी। मैं इधर उधर की बात नहीं घुमाऊंगा। कारण है कि कई बार क्या होता है, दिल्ली में और स्थानीय क्षेत्र के अंदर एक बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है जब स्थानीय लोग अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, और कुछ लोग किसी भी चीज़ के अंदर अति कर जाते हैं। आजकल एक बड़ा प्रचलन में शब्द है ना, चरण चुंबक या चरण चाटुकार शब्द जी। तो हो क्या रहा है कि जब मेरी स्थानीय यूनिट भी किसी दबाव में, मान लीजिए व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, मान लीजिए न्याय की बात नहीं कर पाती, मेरे अपने संगठन के लोग, हालांकि यहाँ पर मेरा संगठन अभी 3 महीने पहले ये वाली नई कार्यकारिणी हमने बनाई थी, शायद 28 को घोषणा कर दिया, 28 मई को, 28 मई से आज जो भी तारीख है आप मान लीजिए। तो जब वो लोग अपने कर्तव्यों को निर्वहन के वो नहीं समझ पाए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा क्या है, उन लोगों ने, शायद इन नए लोगों ने सोचा जैसे और ब्राह्मण सभाएं हैं वो जाती हैं, कार्यक्रम करती हैं, आपको इमोशनली परशुराम जी के नाम पर ब्लैकमेल करती हैं, या आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़, मैं खिलवाड़ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, करते हैं, भीड़ को जुटाते हैं। आम आदमी परशुराम जी के नाम पर या ब्राह्मण के नाम पर जाता है, और आप क्या करते हैं महाराज, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी आप आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं, फलाने आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं। आप डिमांड क्या रखते हैं, हमें ये चाहिए, वो कहते हैं अच्छा भाई सोचेंगे। तो जब आप अपने कर्तव्य के निर्वहन के अंदर फेल हो गए, आप ये भूल गए, आप महाभारत में चले जाइए, तो जो युद्ध था वो चाचा ताऊ थे तो कौरव पांडव आमने सामने थे ना। कृष्ण जी ने यही उपदेश दिया था ना कि जब युद्ध है, जब न्याय और अन्याय की बात है, तो वहाँ पर कोई किसी का नहीं,
अंदर। अभिमन्यु को मारने वाले उसके चाचा था, वो भी तो थे ना, कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था, किसी और धर्म का कोई मुस्लिम तो नहीं था आज के समय में जो कह दिया जाता। तो इन लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को उस चीज़ के बाहर निकालने का पहली चीज़ प्रयास है। और उनको उन्होंने ब्राह्मण सभाएं उस प्रकार की देखी होंगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली में आज तक कोई बंद कमरे में कार्यक्रम नहीं करती है महाराज। हम कार्यक्रम करते हैं तो संसद भवन के सामने ठोक कर करते हैं। जब राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं आप लोगों को भी बता दूं, जब राधा और कृष्ण के ऊपर अश्लील टिप्पणी की गई थी, हम अश्लील मानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे कहने में कोई गुरुजी नहीं, बालाकृष्णन के द्वारा, तब एकमात्र ना कोई बीजेपी थी, ना कांग्रेस थी, ना बजरंग दल, ना हिंदू दल, ना फलाना दल, ना ढिकना दल, अगर वहां पर कोई गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्ञापन देने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा थी, क्योंकि कोई भी कोर्ट हमारे आराध्यों से ऊपर नहीं हो सकता। तो इन लोगों को अभी ये समझाना पड़ रहा है, ये स्थानीय दबाव में है। आपकी बात बिल्कुल ठीक, हम परसों आए थे, हमें चले जाना था, सब के सब लोग गायब हो गए, उनको दबाया गया, क्या गया मुझे नहीं पता। मैं आपके शहर में था, पल पल की खबर ऊपर बैठे हुए लोगों के पास जा रही थी, वास्तविकता बता रहा हूँ। अब बल्कि मैं कहूँ कि वैसे तो कहा गया जहाँ आस्तीन है वहीं आस्तीन के सांप है, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वास कहते हैं। तो मेरे ही लोग मेरी मुखबरी कर रहे थे वहाँ पर बैठे, जिनको मैं अपना मानता रहा। मैं फिर क्या, मैं नहीं छुपाऊंगा। आपने लेकिन कहा कि आपको गुमशुदगी की रिपोर्ट, डेफिनेटली हमने 10 जुलाई को कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। हमारा ये मानना था कि भाई जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पब्लिक में भी बड़े बड़े वादे करते हैं ना, आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए तो मैं करूँगा, शपथ तो जो लेते हैं वो लेते ही हैं। आगे सबसे पहला काम उनको शपथ दिलाई जाती है कि मैं किसी के साथ अन्याय होगा तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा या लड़ाई लड़ूंगा या नहीं होने दूंगा, जो कुछ भी कहते हो। तो आप मुझे बताइए ना, प्रवेश शुक्ला को आपने बंद कर दिया, उसका तो हम नाम ही नहीं लेते, वैसे नाम आ जाता है। लेकिन जो बुलडोजर कांड वहां पर हुआ साहब, बुलडोजर कांड में मुझे ये बताइए ना कि क्या स्थानीय विधायक या स्थानीय सांसद, पहली चीज तो क्या होता नेता, जब बुलडोजर आता नेता के, मुझे पता है ना कार्यकरण प्रणाली, मैं छुपाने वाली बात नहीं करता। नेता क्या करता है, वो बुलडोजर में खड़ा होता है, कोई मेरी लाश के ऊपर से जाकर मैं मर जाऊंगा, पुलिस उठाती है, हिरासत में ले जाकर थाने में बिठा देती है, वह बुलडोजर चल जाता है। आपकी नेतागिरी चमक गई। सब बड़े नेता यही करते हैं, कोई काम नहीं होता। आप वहां नहीं थे, आपने झूठ बोला किसी के पूछने पर, विधायक जी ने, कि भाई मैं तो वहां था, भोपाल के अंदर था। मान लीजिए, हम आप ही को सत्य मानते हैं साहब, हम आपकी बात ही नहीं काटते, आप बोलिए ना जो बोलेंगे। आप अगर विधानसभा में थे, 10 तारीख को हम लोगों का प्रदर्शन था, विधानसभा का सेशन शायद 12, 13 या 15 तारीख के अंदर था, आप भोपाल में थे, क्या आपने वहां विधानसभा महासचिव या विधानसभा अध्यक्ष को यह नोटिस दिलवाया कि मैं इस मुद्दे को, चाहे शून्यकाल के अंदर ही सही, इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं? नहीं दिया साहब, आपने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया ना। छोड़ दीजिए, वहां भी नहीं दिया, आप यहां लौटे, वापस तो क्षेत्र के अंदर लौटे ना। एक नेता क्या करता है, नेता ये करता है, जाता है और कहता है जी जब तक ये नहीं होता कि आगे रिव्यू ना हो। एनएसए 1 साल का था, 3-3 महीने में अंदर रिव्यू होता, ये नहीं हुआ, ये फलाना नहीं हुआ, तो भाई मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मुझे भी पता है, प्रैक्टिकली 2 घंटे के बाद कोई आता, आपको जूस पिलाता, ले जाकर तोड़वा देता। आप मुझे बताइए ना, आप कहीं नहीं थे, बच्ची आपकी सांसद महोदया, मेरी कोई जाति दुश्मनाई नहीं है इनसे, किसी से मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा नहीं किया, हमारी कोई तलवारें नहीं खींची हुई हैं। कहने की अगर जातिगत बात करें तो मेरी भी जाति वही है, मेरे से बड़े भी हैं, केदार जी तो कम से कम बड़े भाई तुल्य हैं। लेकिन जहाँ पर बात उसूलों की आती है, सांसद महोदय आती है, नेहा सिंह राठौड़ के मुद्दे पर तो आ जाती है यहाँ पर पुतला जलवाने के लिए। जब उनसे किन्हीं पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया तो कहती है जांच चल रही है। अब क्या जांच चल रही है? अगर जांच ही तुम्हें करानी तो फिर जांच बिठाइए ना। शिवपुरी कांड के अंदर जिस बच्चे को पेशाब पिलाया गया था और जिसने आत्महत्या कर ली थी, वहां जांच क्यों नहीं बिठा रही है? क्या उन्हीं महोदया ने लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहती हूँ, छोड़ देना पार्टी को? शून्यकाल के अंदर आप प्राइवेट मेंबर के रूप के अंदर तो उस चीज को उठा सकती थी, उठाया नहीं उठाया साहब। तो इसका अर्थ क्या है? हमें तो खुद चिंता होती है, हम तो समाज के लोग यार, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें पूरा विश्वास है, हम पूरा सम्मान करते हैं। हमें चिंता है यार, हमारे जनप्रतिनिधि को क्या हो गया, कहीं स्वास्थ्य खराब है, कोई अपहरण तो नहीं करके ले गया, कहीं कुछ और तो नहीं हो गई, तो हमारी चिंता जायज़ है साहब। हम उस चिंता के तहत आए हैं, कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कीजिए, गुमशुदा की तलाश। हमने आज ज्ञापन जो अभी हम देकर आए हैं एप्लीकेशन और थाना के अंदर,
कोई अपमानित बात नहीं। हमने चिंता व्यक्त की, हमारा जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा। एक किसी का बच्चा खो जाए, किसी का बाप खो जाए, किसी का भाई खो जाए, हम जाते हैं, हम लोग जाकर क्या करते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट ही तो लिखाते हैं ना। तो जब हमारे वो जनप्रतिनिधि, हमारे प्रिय प्रतिनिधि जिन्होंने हमसे वादा किया है, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो मेरी चिंता तो स्वाभाविक है साहब। उसके तहत मैं बहुत प्यार करता हूँ उन लोगों को, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, इसलिए उनको खोजना चाह रहा हूँ और इसीलिए आज उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तीसरी और आखिरी जी, आपने कहा कि आपको आना पड़ा, बिल्कुल ठीक, मुझे इसलिए आना पड़ा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि ये काम मेरा नहीं है कि मैं हर चीज़ को दिल्ली और सीधी एक बना दूँ उम्र के इस दौर के अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के अपने अपने कुछ, आप उसको लालच कह लीजिए, कुछ सम्मान की बात कह लीजिए, कहीं कहीं राजनीतिज्ञों से बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना करा दें। बहुत से लोग पत्रकारिता में उन्हें ये भी लगता है कभी हमारे कुछ लालच जो वो शायद पूरे ना हो पाए, आदि आदि कुछ भी हो सकता है। किसी के चाचा लगते होंगे, किसी के ताऊ लगते होंगे, लेकिन महाभारत तो यही सिखाना है, युद्ध के अंदर सामने ना कोई चाचा, ना ताऊ है, ना मामा है, ना फूफा है। तो अब अपने लोगों को, अगर मेरे बच्चे हैं ना, मेरा कुटुंब है ना, ये अखिल ब्राह्मण समाज मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार, मेरे छोटे, कोई बात नहीं, अगर मेरा बच्चा कोई काम नहीं कर पाता तो मैं उसको डांटूंगा भी, समझाऊंगा भी, सारी चीज़ करूंगा, जहां वो नहीं जा पाएगा उसकी उंगली पकड़ने के लिए मैं आऊँगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, मैं बिल्कुल स्वीकारता हूँ। लेकिन अब नई यूनिट एक के बाद, देखिए जिसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आज पिछले वाली यूनिट वो लोग, नए लोग तैयार हो गए। बहुत खुशी की बात हुई कि अगर मेरे 5, 6, 7 लोग गए तो आज 15 से 20 लोग अभी इकट्ठे हो गए कि हमें जिम्मेदारी दीजिए। आज उन्हें लगा कि हाँ कोई तो है आवाज़ उठाने वाला, और मैं आपको सम्मानित इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर, और मैं छुपाता नहीं, किसी को लंबी नहीं बैठता, पहला कहता हूँ कि पहला झटका बेटा आप लोगों को लेना पड़ेगा। मुझे तो दिल्ली से आने में देर लगेगी ना, और वही बात अगर सरकार ने NS से लगा दिया तो फिर कोर्ट कचहरी की जो व्यवस्थाएं, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, आपको भी पता समय लगता ही है, जो कुछ भी, पहला झटका आपको लेना पड़ेगा, शहीद आपको होना पड़ेगा। और हमारा ये मानना है कि प्रवेश शुक्ला का परिवार इस जातिगत, इस राजनीतिक विद्वेष की भावना का शिकार हुआ, बलिदान हुआ, उसके साथ तो जो हुआ वो हो गया, वो तो शहीद हो गया। लेकिन हमारी कोशिश है इसके माध्यम से, गुमशुदगी के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, और केवल यहाँ नहीं साहब, आज के बाद लगभग 1 महीने बाद पितृपक्ष की अमावस्या अर्थात 14 अक्टूबर को हम आएंगे, और तब भी इनकी आंख नहीं खुली तो महोदय हम लोग यहाँ पर इस प्रदेश सरकार का श्राद्ध करेंगे। अब इस दौरान, आपके जवाब के दौरान एक बार ये शब्द आया है कि हम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, भाजपा के नहीं, कांग्रेस के नहीं, सपा के नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर मैं आपकी बात, आपका प्रश्न आगे बढ़ाने से पहले टोक देता हूं। जी। मेरे मंच के ऊपर, मेरे से मतलब मेरा संगठन, मेरी कोई बापौती नहीं है जी, उस समय के लिए आया उस सेवा के लिए। जी, हमारे मंच के ऊपर या तो कोई हमारे संगठन के पदाधिकारी होते हैं या कोई दंडी स्वामी, शंकराचार्य, धार्मिक व्यक्ति, चुना हुआ प्रतिनिधि, विधायक से लेके प्रधानमंत्री भी आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, कल को प्रधानमंत्री अंचित गौतम भी बन जाते हैं, मेरी जाति के, मेरे परिवार का, मेरा बच्चा, वो भी सीधा नहीं आएगा मंच के ऊपर। हमारा मानना है कि चुना हुआ प्रतिनिधि उस क्षेत्र का राजा है, और राजा को राजा का सम्मान मिले। जो आपने बैठने की व्यवस्था बनाई है सबसे आगे बिठाइए। लेकिन अब जब वो आएगा, नेता आया है तो बोलेगा तो सही, लेकिन अब जब वो आया है, हम माला नहीं पहनाते, वो आए, हमसे आशीर्वाद ले, माला पहनाए, हम आशीर्वाद दें। अब बोल, हमारा मानना है कि धर्म आगे और राजनीति पीछे चले, गुरु वशिष्ठ आगे और अवध नरेश राम पीछे चले, हम उस तरफ। अब आप तो सवाल हमारा ये था कि सवर्ण जो हर जगह चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, सवर्ण पार्टी, उस पर फिर क्या टिप्पणी होगी? राजनीति में जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं उस पर, कोई। ये आपके अंश नहीं है क्या? मेरे अंश हैं, बिल्कुल समर्थन आए ना। आप ब्राह्मण महासभा की बात करते हैं, एक जगह श्रवण राजनीति की तैयारी कर रही है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात, क्या हुआ आपके अंश नहीं है? मेरा अंश है, मैंने पहले ही बताया, मैं तो शुरू में बता दिया। अरे हम परशुराम जी को पूछा, हमारे मामा तो क्षत्रिय वंशज थे, रेणुका माता जो थी उनकी, वो क्षत्रिय वंशज तो थी। सर जिनको नहीं पता होगा मैं बताऊंगा ना सर, ब्राह्मण समाज की एक कमी रही कि उन्होंने अपने बलिदान नहीं गिनवाए। हमारे बलिदान आप शुरू से लेकर अब तक गिनो, लेटेस्ट गिनो, जिन सिखों के जिनके सबसे ज्यादा बलिदान माने जाते हैं, उनके नवम गुरु गुरु तेग बहादुर,
उनको गुरु तेग की पदवी दिलाई कितने? भाई मतीदास मोहजाल ब्राह्मण थे, भाई सतीदास उनके सगे भाई, भाई दयाल दास उनके चचेरे भाई। और जब मुगलों ने पकड़ लिया और कहा कि बताइए कहाँ है गुरु तेग बहादुर, वो चाहते तो मुखबरी कर सकते थे कि वहाँ पर छुपी हुई, नहीं की। तब आखिर में 8 नवंबर 1675 को दिल्ली में लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा के सामने, और मैं जो बता रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सिखों का संग्रहालय सरहिंद पंजाब में जो वहाँ लिखा है मैं उतना बता रहा हूँ। ऐसे एक लकड़ी का फट्टा ये लगाया और एक पीछे लगाया और आरी से चीर दिए गए, 2 टुकड़े कर दिए गए। 9 नवंबर 1675 को भाई दयाल दास को उबलते पानी के कढ़ाई में डालकर मार दिया गया, और 10 नवंबर 1675 को भाई सतीदास को रुई में लपेट कर जीवित जला दिया गया। उसके बाद गुरु तेग बहादुर शहीद हुए। सवाल ये कि वो तो शहीद हुए, लेकिन मेरे वाले की गिनती कौन करेगा, मुझे ये बता दीजिए। आज तुम्हें, आप ठीक है, हम छोटे डिजिटल मीडिया आए, हम चंद्रशेखर को भी याद कर लेते हैं, हम दुनिया को याद कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, आपने कहा संविधान, मैं बिल्कुल कहता हूँ भीमराव नाम के दलित को अंबेडकर ब्राह्मण ने पाला, सम्मान करते हैं पूरे तरीके से उनका ज्ञान का, सम्मान का, लेकिन बावजूद क्या दुनिया चाहे हमें कुछ भी गाली दिए जाए, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में संविधान प्रस्तुत कराया गया, और उसी संविधान निर्माण समिति के अंदर 13 ब्राह्मण भी थे। जम्मू के डोगरा से लेकर दक्षिण के अयंगर तक साहब, कौन याद करता है उन ब्राह्मणों को या बाकी के क्षत्रियों को? हमारा कर्तव्य है सब, हम करते। तो बात ये, आप राजनीतिक चरण चुंबक ना बने, आप राजनीतिक चाटुकार ना बने, आप आइए, और आपको लगता कि हमारी आवश्यकता है, हम बिल्कुल खड़े। लेकिन अगर आप किसी से सेटिंग करके किसी की वोट काटने के लिए आए हैं तो मैं माफ़ी के साथ, और आपने जब एक चुनाव की बात कर ही दी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या को इस प्रदेश सरकार के पिंडदान के बाद अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दें। कारण है उसका गौतम जी, ब्राह्मण या क्षत्रिय, क्षत्रिय हैं, हम घोषित करेंगे, हम समर्थन देंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग कहते हैं भाई पहले से भी है, जैसे यहाँ पर विधायक, हालांकि आपका यहाँ से भी एक नया प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इतने तो मरे गिरे नहीं है ना, किसी को 2000 वोटें ना दिला पाए, दिलाएंगे। आप गौर कीजिएगा, जब चुनावी राजनीति होती है, जब परिणाम आते हैं तो 2000 वोट एक तरफ जाने का मतलब ये 4000 का मार्जिन गैप होता है। आप याद कीजिए, जब मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो उसके बहुमत से 6 या 7 सीटें ही फालतू थी, ज़्यादा नहीं थी, और 15 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो 4 से 5000 के मार्जिन से जीते। और सवाल दूसरा ये भी उठता कि अगर मेरे यहाँ पर 2000 वोट मिली तो वो 2000 वोट नहीं गिनेंगे उसको, वो 2000 मेरे लठ होंगे, ना बीजेपी के होंगे, ना कांग्रेस के, ना सपा के, ना बसपा के। आज मेरे काम को कहीं किसी ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, दलित को भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं आह्वान करूंगा, तो 2000 में से 500 आदमी अगर सड़क के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं, अच्छा शासन और प्रशासन हिलता है साहब। और वैसे भी हम लोग पूछते किस पर? परशुराम जी को, दुर्गा को, काली को, राम को, कृष्ण को, अर्थात जिनका डंडा मजबूत है, और भी तो दुनिया भर के देवता, उनको तो बेचारों को हम नहीं पूछते। हमें शक्ति प्रदर्शन करना करेंगे, सरकार चेत जाए। हमारा केवल, मैं जो कहना चाहता, प्रवेश शुक्ला का परिवार तो शहीद हो गया, लेकिन इसके माध्यम से, आज की इस गुमशुदगी वाली रिपोर्ट के माध्यम से, पितृपक्ष की अमावस्या को पिंडदान के माध्यम से, हमारा केवल इतना प्रयास है साहब कि भविष्य में आगे अगर कोई इस प्रकार का अन्याय करता है अथवा अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो उसको एक नहीं 1000 बार सोचे। पहले दिन हो सकता है केवल 1 वोट का नुकसान हो, लेकिन जब बीज बो देंगे तो आने वाले समय में उसको लाख वोट का भी नुकसान होगा, उसको सीटों का भी नुकसान होगा। सोचना पड़ेगा। और फिर वही बात, हम किसी बीजेपी के नहीं, किसी कांग्रेस के नहीं, किसी बसपा के नहीं, किसी सब। चलिए एक सवाल आप ना कि अगर आवाज़ भी ना उठाओगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। क्या बात है। लेकिन सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है, आपने कहा किसी भी ब्राह्मण संगठन से निकल के पार्लियामेंट में बैठे। हाँ। आपने कहा हाँ। किसी भी से, हम सवाल ये बढ़ाते हैं आगे, ब्राह्मण महासंगठन में कोई महासभा के नाम से है, कोई अखिल भारतीय से है, कोई राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण महासंगठन जो जितने भी संगठन हैं, इतने शाखाएँ हैं, क्या ऐसे में एकता प्रदर्शित करना, शक्ति प्रदर्शन कर पाना संभव होगा? ना, बिल्कुल नहीं, होंगे भी नहीं, एकत्रित भी नहीं होंगे। मैं संगठनों का नाम नहीं लूँगा, आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है इस क्षेत्र के अंदर। भाग के
राजनीतिक दल समर्थन नहीं मांग रहे होते, मैं माफी के साथ कहूंगा, ये उन लोगों की बड़ाई है। लेकिन हम लोग जेब में समर्थन लेके घूम रहे होते हैं, तुम मुझसे ले ले। अभी पीछे किसी ने 2017 में यूपी में कह दिया मैं मायावती को समर्थन दे रहा हूँ, आज वो कह रहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। भाई मांगा किसने तुम्हारे से? तुम पीछे पीछे अपने लालच के अंदर, और उसके अंदर भावनाओं से खिलवाड़ किससे करते हो? आम आदमी को कोई ब्राह्मण जाता है वो कहता है यार चल तू वर्ग में क्षत्रिय, हम तुम तो भाई भाई हैं, चल दोनों भाई चलते हैं, वो अपने साथ एक बंदे को और जोड़ के ले जाता। कल को कोई दलित भी यार मेरा भला हो गया तो तू भी, तो कहने का मतलब ये फिर वही बात आ गई, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग और जनता पहचानती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के संगठनों से जब लोग चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिट जाता है कई बार, तो इस शक के अंदर कि ये किसी ना किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू हैं, उनको वोटें नहीं मिलती, वो 100, 150, 200, 500 पैसे मट जाते हैं। उसका नुकसान हमें भी होगा, मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा, लोग कैसे विश्वास करें, लेकिन समय समय पर आज विश्वास नहीं होगा, लोग कर नहीं होगा, हम फिर करें। आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँ, जुडिशरी अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, सब अपने अपने काम करें, तो क्यों एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर घुसना? तो हमें क्या आवश्यकता है राजनीति में जाने की? लेकिन जगाने के लिए जैसे पहले हुआ करते राजऋषि राजज्योतिषी राजाओं को जगाने के लिए, अगर तुम नहीं उठोगे तो भाई। चलिए एक बात आखिरी तौर पर हम करना चाहेंगे, अशोक कलंगा ना खींचते हुए, आज की सरकार जो आज सत्ताधीश है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश की बात हो, सनातन की बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति चाहते हैं, सनातन की बात करते हैं। कितनी सच्चाई, कितनी इसमें नकारात्मक बातें हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अक्सर ब्राह्मण महासभा जैसा कि भी बात हुई, सभी समर्पित भावों के साथ सनातन के नाम पर वोटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अलग मैटर है, अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन जब ऐसे कांड होते हैं तो मुंसदी की कोई खानी पड़ती है, इस पर क्या कोई होगी हमारे लिए कितने दुर्भाग्य अगर तब मैं आपसे दुर्भाग्य की बात है ना, जब हमारे जनप्रतिनिधियों को किस लिए चुन रहे हैं? इसीलिए चुनते हैं कि अगर हमारे साथ कहीं अन्याय होगा तो आप उससे भी बड़ी बात एक मैं और थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। हमारे सीधी जिले में लगभग 3 जो अनारक्षित सीटें हैं, जहाँ 2 सीटों पर ब्राह्मण हैं, सत्येंद्र तिवारी जी, और जहाँ घटना हुई है वहाँ विधायक पंडित दिलानाथ शुक्ल जी। सांसद जी की बात करें तो ब्राह्मण वो भी हैं, रिद्धि पाठक जी। ऐसे में जब संगठन उच्च स्तर पर इतना मजबूत हो, इधर मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जी, जब उच्च स्तर पर संगठन इतना मजबूत हो, गिरीश गौतम जी अध्यक्ष हैं, ये जो उच्च स्तरीय व्यवस्था है, इतनी मजबूती के बाद ब्राह्मण पद इतने उच्च स्तर होने के बाद जब ऐसी राष्ट्रपति लगाई जाती है, ऐसे उपद्रव होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है, तो निश्चित ही आम जनमानस पर एक सवाल उठता है कि ब्राह्मण संगठन कहाँ? फिर इस संगठन का क्या तरीका होगा, क्या तौर होगा जब लोगों के बीच में अपना विश्वास का बीच होगा? जनसंघ बहुत पहले बलराज बघेल जी ने बनाई, वास्तविकता में आपके चरण के बाद है, फिर स्पष्ट करो, लोगों को बड़ी गलतफहमी, हालांकि 3 लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज बघेल, लेकिन वास्तव में बनाने वाले बलराज बघेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो आयातित थे। फिर इसकी बात ये है, आपको नहीं पता, अभी फिर दूसरा विषय हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या जी, जिनकी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं। अगर आप बलराज बघेल जी की किताब उठाएं तो उन्होंने बड़े साक्ष्यों के साथ प्रमाणिकता के तौर पर जो आरोप लगाया था, जो हत्या का जो शक देता है, वो स्वर्गीय वाजपेयी जी की कोई प्रश्न ये था कि क्या सत्ता में कहा लोगों को विश्वास नहीं कर पाता। यद्यपि इंग्लैंड के अखबारों ने इस समय लिखा 70 के पुराने दौर में, शुरुआत के दौर में, कि भारत का जो भावी प्रधानमंत्री बलराज बघेल होगा, उसके बाद असंतुष्ट हुए वाजपेयी जी, और वाजपेयी जी जनसंघ छोड़कर फिर जनता पार्टी बनी, अंदर भारतीय जनता पार्टी चली, वो सारी चीजें। लेकिन सवाल है कि आपने कहा भाई कहाँ है? तो वही बात है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद फिर जनता पार्टी थोड़े दिन के लिए आई, फिर वो चुनाव हार गया, सीधा परिकर इंदिरा गांधी वापस आ गए, फिर वाजपेयी जी इतने अच्छे कवि थे, इतने अच्छे मतलब स्टाइल था उनका भाषण देने का, सब कुछ है, फिर भी वो तरीके से बड़ी मुश्किल में गवर्नमेंट बनाई वो पीट के, और उसके बाद फिर वो शायद 2004 के अंदर चले। लेकिन आज आप कुछ भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कितना कहते हैं 71 के अंदर भेज गया बांग्लादेश के अंदर, सबको पता है कि झूठ बोल रहे हैं, आपको किसने जेल भेजा? बांग्लादेश में, भारत में, पाकिस्तान में, वो विषय नहीं। लेकिन फिर भी उनके पीछे नरेंद्र मोदी ने कुछ तो किया है ना,
नरेंद्र मोदी कितना भी कहते हैं नाले में पाइप डालकर चाय बनाते हुए मैंने देखा, कुछ तो किया ना कि लोग उनकी दीवानगी से नहीं हटते। आज की भारतीय जनता पार्टी में और नरेंद्र मोदी के पहले वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर दौर के अंदर वही ब्राह्मण महासभा का दौर है साहब। अब से पहले क्योंकि ब्राह्मणों को किसी ने संघर्ष करके देखा नहीं था। ब्राह्मणों का में चरित्र निर्माण कीजिए, चरित्र की बातें कीजिए, धर्म की बात कीजिए, वर्ष में एक बार बंद कमरे के अंदर आप परशुराम जयंती मना लीजिए, आदि आदि रक्षा सूत्र बंधवाइए और घर चले जाइए। अब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिस स्वरूप में आई है, हनुमान जी की अपनी शक्ति को भूले बैठे थे ना, ब्राह्मण समाज भी भूले बैठा था, आज उसकी शक्तियां लौट आई ना, उसकी याददाश्त लौट आई ना। तो आज हमारी रूपरेखा क्या संघर्ष के तौर पर है, देर सवेर। और फिर कह रहे हमारा राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं, अपने कैंडिडेट इसलिए घोषित करें कि तुमने कहा तो फिर तो पूछ रहा हूँ, वो लोग कह देते ना आप कहाँ, जैसे आपने भी प्रश्न कर दिया आप कहाँ। तो भाई हम ये नहीं चाहते, आज तो आपने प्रश्न कर दिया, लेकिन आज से 10 वर्ष बाद अगर कोई कहीं प्रश्न करता है, अगर आप गौतम साहब के आज से 10 वर्ष बाद, मैं इस दुनिया में शायद ना हूँ समय, लेकिन बावजूद उसके आज से 10 वर्ष बाद आप किसी से प्रश्न करते तो आने वाली जनरेशन ये बताते थे कि हाँ भाई हमने इस प्रकार का आंदोलन किया, हमने इस प्रकार का संघर्ष किया। कांग्रेस कहते हैं हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, बेशक वो सत्ता में नहीं हो बात कर सकते, संघर्ष तो बता सकते ना। तो साहब आज की ब्राह्मण महासभा में, अब मैं फिर कह रहा हूँ, तो मेरे बात को कहते हैं ना समुद्र की लहरों को तुम संभालो, हम पे तो दरिया की जिम्मेदारी है, तो हम तो छोटे से हम सोच रहे कि जब सुधरेगा आदि आदि वो वाली चीजें, तो हम तो छोटी सी जिम्मेदारी। मैं अपनी बात कर सकता हूँ केवल अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, मैं अपने परिवार की बात कर सकता हूँ ना, उनमें से नहीं जबरदस्त चले नहीं, तेरे घर में क्या बना आलू बने, मुझे दाल करती, मैं वो बेकार की ड्रामेबाजी नहीं करता। आज की अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में और जो अब लोगों को जागृत करने का प्रयास आ रहा है, कई बार लोगों को ये होता है कि भाई हमें स्थानीय लोगों से काम पड़ेगा, स्थानीय नेताओं से, उनका डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये बनता है साहब, आप कहते हैं ना कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा खुदा से आके तुझसे मुझे बता तेरी रजा क्या है। आप मुझे उदाहरण के तौर पर पूछता हूँ, जब तक बाला साहब ठाकरे की शिवसेना राजनीति में नहीं थी, उससे ज़्यादा क्या किसी की चलती थी? किसी की नहीं चला करती थी। जब तक अन्ना आंदोलन के बाद से केजरीवाल ने चुनाव नहीं लड़ा था, शाम मैंने दिल्ली में देखा था, डीएम ऑफिस कुछ भी उसका वो टोपी लगी होती थी, बेधड़ा घुसा करती थी। ये तो मजबूती का प्रदर्शन तो आपने करना है ना, प्रदर्शन करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, लोगों को संघर्ष करते नजर आना चाहिए। अभी वही हुआ जो मैंने आपसे पहले कहा, आएंगे भीड़ दिखाएंगे जाके किसी ना किसी, आजकल हिंदूवाद के नाम पे, पहले लोग, मुझे वो दौर भी याद है कि पहले हमारे क्षेत्रों के अंदर गौतम साहब इंदिरा गांधी को हमारी बुआ कहा जाता था कि तो बामनों की बुआ, गाने गाए जाते थे, इंदिरा गांधी खड़ी बूझ रही, सोने का क्या भाव, लड़ाई चीन की, टॉन्ट कसे जाते थे। एक वही समय था जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे 80 में, फिर वो कांग्रेस से लड़े और नारे क्या लगते थे, एक शेरनी सब लंगूर चिकमगलूर चिकमगलूर। आपको बहुत बात की पैदाइश है, हमने तो नारे लगा कर देखे ना था। तो बात अंत यही है कि पहले वाले स्वरूप में, जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले वाली ये नहीं थी, लोग जानबूझ के सब कुछ करने के बाद भी, हिंदू तब भी था, आडवाणी जो नारे लगाए, सौगंध हम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन सत्ता में तो नहीं आएंगे, नहीं आए ना। लेकिन आज उन्होंने सौगंध को ज़्यादा नहीं खाई। आज बीजेपी को कोई हटाने वाला हो नहीं रहा पैदा, किसी को फार्मूला नहीं मिल रहा, आप जो मर्जी कर लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाल लीजिए, फल सीट घट जाए अलग बात है, हालांकि वो राजनीतिक मुद्दा, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। तो पहले वाले स्वरूप के अंदर और हमारे स्वरूप के अंदर, हालांकि माना गया एक ही साथ है, सब साधे और सब साधे सब खोए। अब ये मेरे बाकी समाज की इच्छा है, वो किससे जोड़ना चाहता है, क्योंकि हम बटे हुए हैं ना। हमारे यहाँ तो एक आफत और भी रही ना साहब, मेरा ही वर्ग, मेरा ब्राह्मण समाज नाराज हो सकता, लेकिन वो आदत क्या रही, एक ने बता दिया पंडित जी मेरे गिरा खा, मैं पूजा पाठ बता दूँ, मैंने कहा तू गणेश जी की पूजा कर लियो। अब दूसरा सोचा भाई मैं क्या करूँ बैठ के, उन्होंने बोला बात की चलेगी, बेटे की चलेगी, तो शिव जी को पूज ले। तीसरे के बाद गए, ले आजकल तो महिला का जमाना, तो पार्वती को पूछ, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोलगेट आया, कोलगेट एक्टिव आया, कोलगेट प्लस आया, एक के बाद एक नई चीज़ें आती रहती है, शाइनिंग इंडिया, फलानी इंडिया, डेकन इंडिया, जो भी है। तो साहब ये उन लोगों ने देखता है, आपने शिव को पूजना है, आपको हनुमान को पूजना है, आपको राम को पूजना है, तो अनेकों चॉइस आपकी है। मार्केट के अंदर कांग्रेस भी है, मार्केट के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है, मार्केट के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। इसी प्रकार
वो संगठन भी है, वो भी है, वो भी है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वही जला रह जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। सवालात इल्ज़ामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। जो समाज के आरोप थे वो आप पर या संगठन पर हम कह सकते हैं पूछे गए। हमारे जो दर्शक हैं जिनके मन में कुछ सवाल हैं, उनके कुछ ख्याल हैं, कुछ सुझाव हैं, मैं आमंत्रित करूंगा तमाम दर्शकों में से जिनको आना है वो कटघरे पर आएँ और अपनी बात रख सकते हैं। सर नमस्कार, मैं अर्पित मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर मेरा एक प्रश्न आपसे है। जैसे मेरी जानकारी जहां तक है तो मैं ये जानता हूं कि ब्राह्मण में बड़ी विसंगतियां हैं और ब्राह्मण आपस में बटे हुए हैं। और सर आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात होती है, और आप इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आपने कैसे कैसे करके ब्राह्मण को संगठित किया और आज इस उच्च पद पर विराजमान हैं। जहाँ तक आपने कहा बहुत बड़ा संगठन या जो भी आपने कहा चुने गए, देखिए मैं एक चीज़ तो स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो चुनाव भी होता है ना दिल्ली में, हम संसद भवन के सामने करते आए हैं और किसी बंद कमरे के अंदर नहीं। तो ये आप लोगों का प्यार है। कारण क्या है, जो आपने पूछा मेरी शुरुआत कहाँ से हुई, सत्य ये है कि मैं कुछ ब्राह्मण कार्यक्रमों में चला जाया करता था वहाँ पर, और एक बार कोई ऐसी चर्चा हो रही थी वहाँ पर नाट्य विभाग से, वो राधा और कृष्ण और शिव जी का वो चल रहा था नाट्य रूपांतरण, डिस्कशन नहीं हो रहा था। तो वहाँ हमने ये कहा कि महाराज आज ब्राह्मणों का चरित्र जो है दिल्ली के भूजल स्तर से भी ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। मुझे आज तक वो सवाल याद है, और तो बेहतर होता हम इन चीज़ों पर की बजाय इस विषय के ऊपर कहीं चर्चा करते हैं। तो हमें किन्हीं व्यक्ति ने टोका, यार आप कैसे किसी का कार्यक्रम खराब नहीं किया करते, आपको करना आप अपना करो। तो खैर हमने उस दिन से ठान लिया। लेकिन वहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे पंडित स्वर्गीय मनमोहन जी, हालांकि वो भी मनमोहन भारद्वाज जी थे, पंजाब से हुआ करते थे, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे दूर तक भी। तो उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने हमें दिल्ली प्रदेश का चार्ज सौंपा बेटा। और दिल्ली प्रदेश का चार्ज सौंपने के बाद, हालांकि हम कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाए, उनका जल्दी ही देहांत हो गया। और हमें क्योंकि आदत थी, हमने जितने भी धरने प्रदर्शन जो कुछ भी किए, हमने बताया ना हम शस्त्र वाले पार्ट पर ज़्यादा थे। हमारा मानना था कि शास्त्र बहुत हुए, आज शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का समय। तो हमने जो उस समय ओबीसी आरक्षण का मैटर आया था, तब हमने दिल्ली में जंतर मंतर चौक पर वहाँ प्रदर्शन करते देखा। कुल मिलाकर क्योंकि लोगों ने हमें दरिया उठाते देखा हुआ था, लोगों ने हमें काम करते देखा हुआ था गौतम साहब, तो अचानक से उनका देहांत हुआ। अभी आ रही है उनकी भी 23 तारीख को सितंबर के अंदर 2007 के अंदर उनका देहांत हुआ। हमने दुनिया के हाथ जोड़े वहाँ पर। खैर मैं एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा, तो उस समय जब मैटर था तो हमारे ये पीड़ा थी, हमें भयंकर पीड़ा थी संसद के अंदर। जब ओबीसी आरक्षण का मैटर आया तो ओबीसी में मुझे बड़ी खुशी थी कि लालू प्रसाद ने अपने समाज की आवाज़ उठाई, पासवान ने अपनी उठाई, मायावती ने अपनी उठाई। बदकिस्मती से उस समय 52 सांसद ब्राह्मण भी थे, लेकिन किसी ने भी उस बिल के विरोध में आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ से एक प्रण लिया और इस चीज़ के लिए चले कि पूर्णतया गैर राजनीतिक रहकर केवल एक व्यक्ति संसद के अंदर भेजना चाहता हूं, खुद नहीं, कोई भी चला जाए जो सीना ठोक कर कहे कि हम इस बिल का विरोध करता हूं। खैर बात थी, आपने पूछा बेटा, तो उसके अंदर जब उनका देहांत हो गया, हमने दुनिया के हाथ जोड़े। हम चाहते थे कि कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सिर के ऊपर हो तो हम खुल कर खेल लेंगे। ऐसा तो नहीं, जब बाप बैठा होता तो औलाद खुल कर खेला करती है। तो किसी ने भी हाँ नहीं किया। पीड़ा की बात थी ना कि यार छोड़िए फलाना ढिकना जो कुछ भी हुआ। तब मजबूरी में फिर एक सज्जन आए हमारे स्वर्गीय महेश दत्त जी, अब नाम ले लूँगा, व्यक्तित्व तो झलकता था, प्रणाम है उनको। और लेकिन लोगों ने पता नहीं क्यों, हमें भी स्वप्न में नहीं था, हम सोच रहे थे वही बनेंगे, एक मुस्त्राए से हमारा नाम ले दिया वहाँ पर। हम तैयार नहीं थे। हमने 6 महीने बाद पुनः चुनाव करा दिया, फिर वही हुआ, फिर तीसरी बार सड़क पर चुनाव करा दिया। जब आखिरी बार भी यही हुआ तो हमने कहा भाई ठीक है, हमें ही आना पड़ेगा। और बेटा उसके बाद अनेकों मुद्दे पॉपुलर हुए इस संगठन के, क्योंकि हमने वहाँ की लड़ाई लड़ी, चाहे वो राज ठाकरे वाला मैटर जब उसने विधानसभा में हिंदी बोलने वालों को, और वहाँ पर हमारे ऊपर पूरे मध्य महाराष्ट्र के अंदर केसेस भी हुए, जो कुछ भी हुआ। फिर एक मसला आया राधा और कृष्ण के ऊपर, जो मैं बता रहा था, टिप्पणी की गई, कोई नहीं बोला, खुशबू फिल्म अभिनेत्री वाले मैटर के अंदर। फिर वहाँ से चीज़ें चलते चलते, क्योंकि लोगों ने संघर्ष करते देखा, फिर एक दौर आया, एक बात चैनल का नाम ले रहा हूँ, उचित नहीं है,
वहाँ पर उन्होंने कहा कि परशुराम नाम के एक और नए भगवान घर दिए गए और अब उनके नाम की छुट्टी मांगे जाने लगी है। और बदकिस्मती के साथ कहना चाहूँगा, हमारे पूर्व पदाधिकारी भी वहाँ पर थे उस कार्यक्रम में, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तब हम ही लोग वहाँ पर गए थे। आज जिनको बाबा रामदेव कहते हैं, उन्होंने भी कहा था 23 जुलाई 2009 को कि ब्राह्मण ठग है, पाखंडी है, ठग विद्या में माहिर है, आदि आदि। खैर, कुल मिलाकर वो संघर्ष का एक दौर चलता रहा। हम चाहते थे कि 2 बार से ज़्यादा हमारा कार्यकाल ना हो, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह। हम गौतम जी वो नहीं चाहते कि लोग ये इंतज़ार करें, जैसे कई लोग हैं ना, वो आजन्म पूरी ज़िंदगी का सर्टिफिकेट लिखवा कर लाते हैं कि भाई फिर बाकी लोग, आप सब लोग इंतज़ार करने लगेंगे कि यार इसकी फ़ोटो पे माला कब टंगेगी। तो मैं उस इंतज़ार को नहीं चाहता। और मेरा मानना है नया व्यक्ति आए, नए जोश से आए, नए तरीके से आए। जैसे अभी बात चल रही थी बीजेपी की, बीजेपी पहले भी चली, वाजपेयी ने भी चलाई, मधोक ने भी चलाई, दुनिया भर के लोगों ने चलाई, वेंकैया नायडू ने चलाई, आज मोदी अलग तरीके से चला रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा पहली पंक्ति का व्यक्ति है, जो आज ही जुड़ा या आज के बाद जुड़ेगा, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। एक चीज़। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, कई चीज़ें आपके माध्यम से, वो ये है कि इस धरा पर सर्वप्रथम देवी पूजन भगवान परशुराम जी ने शुरू कराया। उससे पहले देवी पूजन नहीं हुआ करता था। इसी प्रकार अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेन यूनिट के अंदर साहब, हमारे यहाँ कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं है। मैं माफ़ी के साथ, हम कोई स्वागत के लिए महिलाओं को नहीं रखते। आइए, संभालिए। मेरी बहन बेटियाँ हैं ना, मुझे दूसरे की बेटियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि भाई रानी लक्ष्मीबाई होगी, फलाने हो गए, ढिकना हो गई, तो मेरी बहन बेटी को क्यों ना जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की विभिन्न यूनिट्स के अंदर मुख्य धारा में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए उन बहनों को, उन बेटियों को, उन मेरी बच्चियों को हमने मौका दिया और जिला अध्यक्ष बनी हुई है। आज बाई चांस स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वो अभी यहाँ नहीं आई हैं, अभी इस समय बीमार हो गई हैं, परसों से हमारे साथ आई। और मेरी बेटी, आप ये मान लीजिए, ये सब मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, तो हम अपनी बेटियों को भी ये जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। और आने वाली परशुराम जयंती पर, जैसे हम वामन अवतार जयंती हमने कही, अपने बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। मनुस्मृति पूजन 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में मनुस्मृति जलाई गई। क्यों जलाई गई मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन बाद में अनेकों लोग अज्ञानतावश उसको जलाते थे। अब हम लोग 5 वर्षों से हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति पूजन दिवस के रूप में बनाते हैं। और बड़े शहर में सतना और आदि दिल्ली से शुरू हुआ, और सतना जैसे शहर में शोभा यात्रा निकलती है, पूरा एरिया जाम। संदेश तो देना, आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में भाई। तो खैर, इसीलिए अक्षय तृतीया के बाद हम लोग आद्य गुरु शंकराचार्य जयंती मनाते हैं। एकता और अखंडता, अभी आपके क्षेत्र में पीछे व्याख्यान किया था हम लोगों ने कि आज के संदर्भ में उनकी महत्ता आद्य गुरु शंकराचार्य। आज हम कहते हैं एकता अखंडता, अखंड भारत की बात करते हैं, तो आद्य गुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना अर्थात अखंड भारत चाहते थे ना। 32 वर्ष की अवस्था में जिस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए, उससे पहले पैदल केरल में जन्म लेके, और उस समय एक धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म के अंदर भयंकर व्याभिचार था, उसका सामना करते हुए पहुंचे और प्राण त्याग कर देश को जोड़ने की, तो मेरे लिए तो साक्षात देवता, आज का आधुनिक देवता आद्य गुरु शंकराचार्य से बड़ा कोई है नहीं। बावजूद इसके, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं परशुराम जयंती पर, हमारी ये कोशिश है, प्रयास है, और ईश्वर से डर कर मैं बात कर रहा हूँ, आपके शहर के अंदर भी इस बार जब परशुराम जयंती होगी, जब शोभा यात्रा निकलेगी, उस समय कम से कम हमारी 9 बेटियां ऐसी होंगी जो बुलेट पर सबसे आगे चल रही हैं। ये हमारा प्रयास है, संगठन का प्रयास है। सवालात इल्जामात का सिलसिला यहीं पर थमता है। आज हमारे इस कटघरे के बीच, इस कचहरी के बीच ब्राह्मण महासंघ पर कई आरोप लगाए गए, और उन आरोपों का आपने किस तरीके से पैरवी की है, किस तरीके से दलीलें दी हैं, उसके लिए आज के निर्णायक, आज के जज हमारे बीच में संजय मिश्रा जी हैं। हम अनुरोध करेंगे आज के निर्णायक, आज के जज जी से कि आज का फैसला सुनाने की कृपा करें। आज बिंद की कचहरी में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राह्मण महासभा, तो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज जी बिंद की कचहरी में आए और उनके ऊपर जनता और समाज के जो भी कुछ आरोप थे, अंशित जी द्वारा उनसे आरोप और प्रत्यारोप में वार्तालाप की गई। जो भी आरोप लगाए गए उनका उनके द्वारा शास्त्र सम्मत
एवं धर्म के आधार पर। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इस कारण से उनके सभी आरोप जो हैं तो निराधार हैं, जिसके आधार पर यह विंध्य की अदालत आज उनको बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद जज साहब, आपका जो भी फैसला सर आँखों के ऊपर। मैं केवल आपके माध्यम से चाहूँगा कि आप एक निर्णय और दें यहाँ के लोगों को, क्योंकि आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा, इस कार्यक्रम का प्रभाव वास्तव में विंध्य क्षेत्र की भूमि पर है। एक तो मुझे जो लगा, मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि निर्णय अंतिम आपकी तरफ से, लेकिन मेरा पक्ष ये, मैंने देखा कि इस क्षेत्र के अंदर महिलाओं के साथ अभी भी जो मानसिकता है वो कोई उचित नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर। उन बेटियों को, उन बहनों को जिनको भगवान परशुराम जी ने देवी पूजन सबसे पहले प्रारंभ किया, लक्ष्मी जी की लड़ाई, वो सॉरी रानी लक्ष्मीबाई जी जो उमा भारती आपकी मुख्यमंत्री रही और राष्ट्र की प्रधानमंत्री, महिला, वो खाली महिलाओं की प्रधानमंत्री तो नहीं थी ना इंदिरा गांधी। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि इन बहन बेटियों को, इन महिलाओं को उचित सम्मान प्रदान करें। कोई भी राजनीतिज्ञ किसी कुछ बात को व्यक्तिगत ना ले, बाकी फिर भी वो कहते हैं ना कि बहुत बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, क्योंकि अभी यही हो रहा था। हम जो 2 दिन से आपके क्षेत्र के अंदर, तो कोई कुछ भी कहे जाए, अब लोग ये आरोप लगाने लगे जी वो बाहर से आ रहा है, फलाना से आ रहा है, ढिकना आ रहा है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि बहुत बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, और लगेंगी मुद्दतें आपको हमें भुलाने में। अरे ना पीने का सलीका, ना पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं खाने में। तो कृपया करके कुछ ऐसे स्वयं अध्यक्षों से भी सावधान रहें, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए, और आपके द्वारा मुझे बाइज्जत बरी करने के लिए आपका भी, और वकील साहब आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जज साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस कचहरी के विशेष मेहमान, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप भारद्वाज जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया और समाज पर उठते हुए सवालों को आपने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक फिर किसी नए मुद्दे के साथ, समाज के नए बड़े सवालों के साथ आप सभी के बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।